अभी जो केस मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, ये एक एनआरआई का है, जिसके कुछ रिलेटिव्स पहले भी मेरे इलाज से ठीक हो चुके हैं। वो फ़ोन करते हैं तो मैं उनको ट्रीटमेंट देता हूं। तो अभी जो कुछ आपके साथ वार्तालाप मैं अभी आपको जो सुनाऊंगा मरीज के साथ जो हुआ, वो एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है जिसको एडिट किया गया है पेशेंट की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, पर फिर भी ये मरीज की कंसेंट से होता है, तभी मैं इनको शेयर करता हूँ। तो आगे आप जो आवाज़ सुनेंगे वो पेशेंट की आवाज़ होगी। नमस्ते डॉक्टर जी। हाँ नमस्ते। मैं इसलिए कॉल कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को खांसी आ रही है, तो आई वाज वंडरिंग इफ वी कुड कंसल्ट यू एंड गेट सम ट्रीटमेंट। No, but if he is interested, he can consult. Can I give the phone to him? He's interested. Okay. Yes, एक मिनट। ये जो है लास्ट मंडे से शुरू हुआ था। गले में पहले थोड़ा किचकिच सा था मंडे ट्यूजडे, फिर बाद में वो बढ़ता गया और फ्राइडे के दिन, लास्ट वीक फ्राइडे के दिन कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो लास्ट फ्राइडे से मैंने ऑफिस में लीव लिया है और खांसी बहुत ज़्यादा है और सर्दी भी है। इसके चलते नाक में और गले में म्यूकस बहुत ज़्यादा ही है। और कई दिनों से मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो कॉफ सिरप होता है, ओवर द काउंटर कॉफ सिरप, उसमें कॉफ सिरप पिया था। वो 3 बॉटल हो चुका है अब तक, लेकिन कुछ बदलाव नहीं है। मैं डॉक्टर के पास गया, वो इंग्लिश मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास, तो वो कहता है कि ऐसे ही होगा थोड़े दिनों के लिए, फिर बाद में कम हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि यही कंटिन्यू करो, तो मैंने बंद कर दिया अभी के लिए। तो वो कॉफ सिरप लेना, पिछले 1 दिन से मैंने कॉफ सिरप लिया नहीं है, लेकिन खांसी इतना ज़्यादा है कि बार बार उठ के वो थूकने जाना पड़ता है, क्योंकि वो ग्लूकोज बाहर आता है। बहुत खास के जो है पूरे चेस्ट एरिया में जो है वो पेन सा हो गया, खास के। और सर्दी भी कुछ है, अभी भी है सर्दी, थोड़ा सा नाक में कंजेशन जैसा होता है। रात में कुछ ज़्यादा ही होता है डॉक्टर जी। इतना हो जाता, क्योंकि वो लेटने पे क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो नाक से पीछे के रास्ते से गले में गिर रहा है, तो कुछ ज़्यादा ही इरिटेशन हो जाता है रात में। सोना मुश्किल हो गया है इसके साथ। मुश्किल हो गया है मतलब इससे दुखी, तंग ज़्यादा हो रही हो या डर ज़्यादा लग रहा है? आज दर्द है, पहले इतना ज्यादा दर्द नहीं था। शायद दर्द इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे लगता है कि दर्द इसलिए, मतलब डर, फियर है इस तकलीफ को लेके कुछ माइंड में, या सिर्फ सफरिंग ज्यादा हो रही है? लगता दर्द नहीं है डॉक्टर जी, लेकिन थोड़ा सा शायद स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि अभी क्या हुआ है, 7 दिनों से ऑलमोस्ट 5 डेज में ऑफिस गया नहीं हूँ। तो पूरा काम है अभी, और भी ज़्यादा काम है। मंडे से लेके काम और ज़्यादा होने वाला है, तो मुझे थोड़ा सा डर लग गया कि अरे ये कम नहीं हो रहा है, अभी 1 हफ्ता हो गया। तो वो है, लेकिन और कुछ डर नहीं है। वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी कोल्ड हो गया क्या? हाँ, लास्ट हफ्ते से, पिछले हफ्ते से शायद थोड़ा कोल्ड हुआ है, लेकिन इतना भी कोल्ड हुआ नहीं है अभी। तो हम लोग कहीं चलने गए थे पहले सैटरडे संडे के दिन, तो मैंने थोड़ा सा आइसक्रीम खा लिया था। उसके बाद में ये सब कुछ शुरू हुआ। आइसक्रीम खाने के बाद दूसरे दिन से थोड़ा गले में किचकिच शुरू हुआ और वो बढ़ता चला गया। और जो अभी आपको मेडिसिन का ख्याल आया है, होम्योपैथिक मेडिसिन का, वो कैसे आया? मेरे वाइफ ने सजेस्ट किया है एक्चुअली। मेरे वाइफ ने कहा कि आप हमेशा मुझे बताते हो, आप क्यों नहीं ट्राई करते हो? तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। और जब मैंने अपने कजिन को भी फोन किया, पवन, और उसने भी वही कहा कि एक बार बात कर ले, क्योंकि इसमें इंस्टेंट रिलीफ मिल सकता है तुझे। तो हम लोगों ने तुरंत आपको मैसेज किया। मतलब इंस्टेंट रिलीफ की मतलब ये आपको एकदम ये है कि थोड़ा जल्दी रिलीफ आ जाए मुझको, ऐसा है ना? मुझे लगता है जी
जी जी जी जी डॉक्टर जी, क्योंकि मंडे से लेके थोड़ा काम भी ज़्यादा होने वाला है और मैं छुट्टी नहीं ले सकता हूँ अभी। 1 हफ्ते का छुट्टी हो गया है ऑलरेडी, तो ज़्यादा अगर लूँगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें कई दवाइयाँ हैं अभी आपकी जो इंडिकेटेड हो रही हैं। एक नंबर 1 अभी हायोसाइमस मंगाइए पहले, फिर हायोसाइमस मंगाई थी मैंने पहले 30 प्रोडक्ट, HYOST अभी मंगाई है लेटेस्ट ही, कोरियर से आई होगी आपके पास। जी हाँ है। हायोसाइनस जो है, हायोसाइनस नाइजीरिया, वो 30 ml हाँ और 1 ml है। हाँ है ना, अभी पहले आप 30 की एक डोज खाना। 30 की एक डोज खाना। हाँ हाँ, हाँ। तो अगर 6-7 सॉरी डॉक्टर जी, मैंने आपको गलत 200 सीखे और 1 ml है। हाँ कोई बात नहीं, 200 वाली ले लेना। जी 200 की 1 डोज ले लेना। अगर आपको 3-4 घंटे में, 4 घंटे में या 5 घंटे में रिलीफ नहीं आता है, 4 घंटे में, तो आपके पास जी तो जी डॉक्टर जी, तो वो फिर आप ले सकते हैं। हमारे पास। हाँ कोई भी है, 200 होगी, 30 या 200 जो भी है। हाँ तो जो भी है वो ले लेना, ठीक है जी। एक डोज लेना है क्या? हाँ एक डोज ही लेना है। और अगर फिर भी कई दवाइयाँ का और इंडिकेशन है जो आपको एक लिख लो, अब नाम लिख लो जी। वो दवाइयाँ मैं मैसेज कर देता हूँ, या तो लिख लो या मैसेज भी कर दूंगा। जी जी एक आर्सेनिक ARS, हाँ आर्सेनिक ALB आर्सेनिक हाँ, अगर आपको नियर बाई मिलती है ना 30 तो नियर बाई से 30 ले लेना, ठीक है। अच्छा दूसरी एक और दवाई है ब्रायोनिया, BRYO NIA, ब्रायोनिया एल्बा ALBA, हाँ ब्रायोनिया एल्बा एल्बा, हाँ जी डॉक्टर जी। ये भी 30 में ले लेना। जी जी डॉक्टर। हाँ ये दो अभी पहले ये ट्राई करने के बाद अभी दोनों दवाइयाँ होगी ना, आपको लिख ली ना आपने दोनों दवाइयाँ। एक और थर्ड दवाई होती है ओपियम, ओपियम। हाँ ये भी ले लेना 30 में, बाजार से परचेज कर लेना अगर नियर बाई मिलती है ना आपको। जी तो ये इन दवाइयों को आप मंगवा लेना पास में से स्टोर से, अपने पास रखना। और अगर नहीं ठीक लगता है तो मुझको या तो रात को बात करना इंडियन टाइम के अकॉर्डिंगली 10 to 11। हाँ दैट विल बी पॉसिबल। यस डॉक्टर जी, हाँ श्योर। तो अगर जरूरत लगती है तो करना, नहीं लग फिर भी दिक्कत होती है तो सुबह फिर आप इसी टाइम कर सकते हो। बिल्कुल डॉक्टर जी, बिल्कुल ठीक है। और बस वो हायोसाइनस से स्टार्ट करना है। हाँ और फिर अगर 4 घंटों में रिलीफ नहीं होता है तो फिर बीच में ये 3 दवाइयाँ जो है वो जाके लेके आके घर में हाँ लेके रख लेना ताकि फिर दिक्कत ना हो बाद में। जी जी डॉक्टर। अब इसकी पेमेंट आपको करनी होगी, ठीक है। इसकी हाँ मैं अभी कर जी डॉक्टर जी, मैं अभी फर्स्ट कंसल्टेशन का अभी कर देता। हाँ ठीक है, इमीडिएटली कर सकते जी डॉक्टर जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्कार। अभी आपने पेशेंट की आवाज़ सुनी, क्योंकि टेलीफोन पे होता है तो बहुत ज़्यादा साफ नहीं होती है, बीच में डिस्टरबेंसेस आते हैं कम्युनिकेशन में, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में, पर फिर भी ये ऑडिबल है, बहुत अच्छे से सुनाई देगी। अगर आप इसको किसी हेडफोन से सुनोगे या किसी स्पीकर वगैरह ब्लूटूथ स्पीकर से सुनोगे तो ज़रूर सुनाई देगी। क्योंकि पूरा केस दोबारा अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना संभव नहीं है, बहुत सारी बातें छूट जाती है। तो ये जब मैं इस केस के रूब्रिक्स आपको समझाऊंगा तब बीच बीच में पेशेंट की बात आपको बता दूंगा कि हमने पेशेंट ने क्या कहा था जो हम ये रूब्रिक बना रहे हैं। इसीलिए इन वीडियोस को बहुत बार देखना होता है, सुनना होता है, तभी वीडियो समझ आते हैं। ये कोई फिल्म की तरह नहीं है मेरे वीडियो कि आपने देखे जैसे फिल्म देखी मज़ा आया नहीं आया, तो ये सीखने के लिए है, ये लेक्चर्स हैं, क्लासरूम लेक्चर्स हैं। तो जैसे क्लास में हम बार बार टीचर से सवाल पूछते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं,
100 बार एक एक दवाई को पढ़ते हैं, तब कुछ कुछ समझ आती है। तो इस तरह ये लेक्चर्स आपकी, जैसे समझिए जैसे आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेके होम्योपैथी सीख रहे हैं और उसको बहुत बार पढ़ना होता है, बहुत बार सुनना होता है। तो इस किस्म से आप सुनेंगे तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी जो दवाई मैंने दिखलाई थी इसको, वो थी हायोसाइमस 200। वो उसके पास अवेलेबल थी, क्योंकि वहाँ जिस कंट्री में ये रहते हैं वहाँ इतनी आसानी से होम्योपैथिक दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, तो इनको ऑनलाइन ऑर्डर करना होता है। परंतु ये बड़ी चांस की बात है कि जो दवाई इसकी पत्नी के लिए कुछ दिन पहले मंगाई गई थी, हायोसाइमस 201M, तो वो अभी पड़ी हुई थी, तो उसमें से ही इसको बाई चांस इसकी दवाई का सिलेक्शन भी हायोसाइमस 200 ही मैंने किया। तो उसने खा लिया और उसके बाद ये जो भी उसका असर हुआ वो ये अब बता रहा है। तो मैं आगे आवाज़ पेशेंट की आपको सुनवाऊंगा। हाँ हाँ बोलो। जी, वो अभी भी खांसी है थोड़ा सा, और जब भी खांस रहा हूँ थोड़ा सा वो म्यूकस जो है वो बाहर आ रहा है, बट इट इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन यस्टरडे, ऑलमोस्ट लाइक नाइट एंड डे डिफरेंस है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो है, जब मैं सोता हूँ तभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि शायद नाक में से वो फ्रॉम द नासल कैविटी इट इज फ्लोइंग बैक इनटू द थ्रोट, और इसी के चलते बहुत इरिटेशन होता है रात में। मैं स्लीप जब लेटता हूँ तभी होता है प्रॉब्लम ज़्यादा। ठीक है। बाकी टाइम इतना ज़्यादा है नहीं, जब मैं लेटता हूँ तभी ज़्यादा हो रहा है। तो कल रात में भी इतना ज़्यादा अच्छी तरह से सो नहीं पाया हूँ। आज भी जब मैं दोपहर में थोड़ा सा आई वांटेड टू टेक अ स्मॉल नैप, हुआ नहीं है। नहीं, वो डर वर आ रहे थे ना आपको भी, काम बहुत ज्यादा है, ये बढ़ रहा है, ठीक नहीं हो रहा। जी, वो सब डर कहते हैं, ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, जी, वो सब कहते हैं। जी, वो सब अभी लगता है ठीक है, क्योंकि कल से लेके आज तक ऑलरेडी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। मुझे मंडे का इतना डर नहीं है। मुझे लगता है आई विल जी नहीं, ये ग्रेजुअली बेटर हो रहा है ना। तो जब आपको लगे बेटर नहीं हो रहा या फिर डर से आने लगे दिमाग में, तब दोबारा इसकी रिपीट कर लें। जी, हाँ, अभी कुछ नहीं लेना है क्या डॉक्टर? जब तुम्हें लगे कि दोबारा डर लगने लगे कि भाई मेरी खांसी बढ़ रही है, ये परेशानी बढ़ रही है, अब मैं कल कैसे जाऊंगा, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, ये वगैरह वगैरह ऐसे आ रहे थे ना फियर, ऐसे कुछ आने लगे और तकलीफ भी बढ़ने लगे, तब लेना है। जी, अभी इसके लिए कुछ हो सकता है क्या डॉक्टर जी? रात में जब सोता हूँ तो ज्यादा खांसी हो रहा है, उसमें नहीं आ रहा है। कल से कम हो गया ना, तो आज और कम हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, आज और कम हो जाएगा। बिल्कुल। एक और चीज आपसे पूछना था, आजकल थोड़ा सा सिली सा है, फिर भी मैं पूछता हूँ। मुझे लगा पूछूंगा तो अच्छा होगा। एक प्रॉब्लम जो है, तो डैंड्रफ का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ही है, और आजकल ज्यादा हो गया है। तो हो सकता है, मुझे नहीं पता है कि होम्योपैथी में इसका रेमेडी हो सकता है कि नहीं, बट मुझे लगा मैं आपसे पूछूंगा। नहीं, वैसे तो बहुत ज्यादा इसका नहीं इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये तो ऊपर से ना सैंटी फंगस से हमको जो होते हैं ना वो करने पड़ते हैं। जी जी, हाँ, एंटी डैंड्रफ एंटी फंगल होते हैं, वो करने पड़ते हैं। हाँ, और कम से कम वंस इन ए वीक बहुत सारा तेल लगाना होता है सर में। जी जी जी, है ना? जी जी जी। अगर आप डेली नहीं लगा सकते हो तो कोई एक सैटरडे ले लो, उसमें बहुत सारा तेल सर में लगा के अच्छे से मसाज करो और सुबह वॉश कर लो। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, कुछ हो सकता है ठीक हो जाए। बिल्कुल डॉक्टर, बिल्कुल रेगुलर तो नहीं होगा। जी जी, कोई श्योर डॉक्टर जी, धन्यवाद। एक चीज, होम्योपैथी जैसे पूरी तरह से एक बदनाम है कि धीरे काम करती है, पर ऐसा नहीं है। ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट पैथी है। सिर्फ समस्या कहाँ आती है कि डॉक्टर लोग मरीज के लिए प्रॉपर मेडिसिन का सिलेक्शन कर नहीं पाते हैं। एक तो तरीका ये होता है, लेकिन अगर एक्यूट केस है, मतलब जो एक इमरजेंसी जिसको हम कहते हैं,
जैसे एक्यूट बीमारियां आ गई, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त वगैरह, सर दर्द, और ऐसे जिनके लिए तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट के लिए केस ले आओगे आप हमारे पास तो हम उसको तुरंत ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है। मतलब जो इमरजेंसी बीमारी की वजह से हो रही हैं तो उनके लिए, चाहे वो हार्ट अटैक हो या कुछ और हो, तो उनको बड़ी आसानी से होम्योपैथी में मैनेज किया जाता है। जैसे अभी आपने यहाँ देखा है, एक पिछले 10 दिनों से एलोपैथिक मेडिसिन खा रहा था और इसको रिलीफ भी नहीं था, और तो डॉक्टर ने फिर भी कहा कि आपको अभी वही मेडिसिन खाते रहना है। तो फिर वही मेडिसिन पेशेंट किस बेस पे खाता रहेगा उसको? जबकि कहा जाता है एलोपैथिक तो होम्योपैथी से बहुत फास्ट है, जबकि 10 दिन में इसको रिलीफ आ नहीं रहा। दिमाग में टेंशन आ गई है कि रिलीफ आ नहीं रहा, ऑफिस पे काम इतना ज़्यादा है तो मैं आगे और छुट्टियां ले नहीं सकता, तो मैं कैसे करूँगा? तो ये घबराहट आ गई। पर इसके सामने रास्ता नहीं था, क्योंकि कभी भी पेशेंट ये नहीं सोचते हैं कि इस बीमारी में मैं होम्योपैथिक लूँ किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से तो जल्दी आराम आ जाएगा, ऐसी उम्मीद ज़्यादातर मरीजों को नहीं होती है। तो उनका उल्टा होता है। वो अगर हमारे पास पुरानी बीमारियों के लिए इलाज करा रहे होते हैं तो जब ऐसी कोई इमरजेंसी उनके सामने होती है तो वो तुरंत एलोपैथी की तरफ भाग जाते हैं। तो ये इसलिए होता है कि समाज में होम्योपैथी की एक दुर्दशा कहें या एक भ्रांति फैली हुई है समाज में कि होम्योपैथी बहुत धीरे धीरे काम करती है, और पुरानी बीमारियों में तो ठीक है, ले लो कि भाई चलो धीरे धीरे करती रहेगी पर जड़ से चली जाएगी, पर होम्योपैथी एक्यूट में तो काम नहीं करेगी इसलिए एलोपैथिक लो। पर ये बिल्कुल गलत धारणा है। ये एलोपैथी से ज़्यादा तेज असर करती है। जैसे अभी 10 दिन से इसने एलोपैथी का ही रिलीफ नहीं आया, उल्टा इसकी टेंशन भी बढ़ती गई, बीमारी भी बढ़ती गई। अब हमारे पास अगर इसने दवाई खाई है हायोसैमस तो उसके 3-4 घंटे में रिलीफ आ गया, यानी रात के में और सुबह की स्थिति में ये कहता है कि मुझको दिन और रात का अंतर हो गया है। लगभग 90% से ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और अब मुझे बिल्कुल डर नहीं है कि मैं ऑफिस नहीं जा पाऊँगा, तो मैं आराम से ऑफिस जा सकता हूँ। तो ऐसे रिलीफ आता है। और धीरे धीरे ये बीमारी अब जो 10% बची है उसमें हो सकता है हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लगे, क्योंकि बॉडी जो रिकवर करती है वो अपनी स्पीड से करती है, नेचुरल स्पीड से करती है, उसको हम एनहांस नहीं करा सकते। तो बॉडी खुद डिसाइड करती है कि इमरजेंसी है क्या, इसमें कितना टाइम लगाना है। वो नेचुरल लॉ के हिसाब से होता है, हमारे हिसाब से नहीं होता है। हमारा होम्योपैथ का हिसाब होता है, काम होता है कि हम पेशेंट के लिए उस स्थिति में क्या प्रॉपर दवाई है उसका चुनाव करें और मेरे पेशेंट को खिला दें। बाकी जो काम दवाई करेगी और उसकी बॉडी मिलके करेगी वो नेचुरल लॉज के हिसाब से करेगी। तो इसी तरह जो हमारे पास जनरली क्रॉनिक केस आते हैं, तो ये मेरे वीडियो देख के बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हम जाएंगे, एक खुराक खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। एक्यूट में तो हो जाओगे आप, पर जो आप 10 साल 20 साल पुरानी बीमारियां ले लेके मेरे पास इलाज के लिए आते हो, वहाँ ये संभव नहीं है। वहाँ क्या होता है कि हम दवाई देते हैं तो आपको कुछ दिनों में बहुत जल्दी ये कंफर्म हो जाता है कि हमारी दवाई से रिलीफ आने लगा है, और फिर इलाज उसका चलता रहता है। इलाज तो जैसी रिकवरी पेशेंट में जैसा डैमेज होगा उसी स्पीड से रिकवरी होगी और उसी टाइम कंज्यूमिंग होगी। तो हम हर प्रिस्क्रिप्शन के बाद जैसे जैसे इलाज आप लेते रहोगे तो आपकी जो इंटरनल हेल्थ है, जो परमात्मा ने आपको बना के दी है, धीरे 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 वो रीस्टोर होने लगेगी। और जैसे आज आप इलाज ले रहे हैं और 1 साल बाद आप देखेंगे हमारे इलाज के दौरान, तो आपकी हेल्थ 1 साल के बाद जो खराब होनी चाहिए थी बुढ़ापे की वजह से, एज बढ़ने की वजह से, वो उल्टा होगा। तो जैसे आज आप 50 के हैं तो 51 में थोड़ा सा और हेल्थ ख़राब होती है, ये नॉर्मल सिस्टम है नेचर का। परंतु अगर आप हमारे ट्रीटमेंट में रहते हैं तो 51 की एज में आपकी हेल्थ 48, 47 या 45 के आसपास की
हेल्थ होगी। तो ये तब हुआ जब आपकी रिकवरी हुई है। बाकी ऐसा दुनिया की किसी पैथी में नहीं होता है। हर पैथी में पैच वर्क होता है और इंटरनल हेल्थ तो धीरे 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 करके डैमेज होती चली जाती है, और अंत में जब पेशेंट की, इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो मृत्यु हो गई और सारी बीमारियों से या परेशानियों से उसको छुटकारा मिल गया। छुटकारा कभी नहीं मिलता है। जिस स्टेट में ये सारा कुछ उसकी बॉडी में, उसके चक्रों में, उसकी अपनी कुंडलिनी में, नाड़ियों में सब रिकॉर्ड होता है, तभी तो कर्म फल कहते हैं हम लोग कि कर्मों का फल मिलता है। अगर रिकॉर्ड नहीं होगा, कर्म फल नहीं होंगे, तो फल मिलेगा कैसे अगले जन्म में? तो वो सारे रिकॉर्डेड होते हैं पेशेंट की कुंडलनी और चक्रों में, जितनी भी खराबियां उसके अंदर आई हैं। और जब वो अगला जन्म लेता है तो वही बीमारियां की खराबी वाली स्थिति में लेता है वो। तो धीरे धीरे वो फिर मैनिफेस्ट होती हैं और सब कुछ भुगतना पड़ता है। पर ये जो सिस्टम हमारा होम्योपैथिक एनलाइटेंड है, इसमें ऐसी रिकवरी हो जाती है तो वो रिकवर्ड स्टेट अगले जन्म में जाती है। यानी यहाँ आपको एग्जैक्ट हेल्थ मिलती है, वहाँ कहीं नहीं मिलती है ये। तो ये ऐसा है कि जिसको समझना आपके लिए शायद बहुत कठिन हो, क्योंकि आप कोई कहता है हम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, ऐसे बहुत सारे डायलॉग लोग मारते हैं। पर आपके विश्वास करने से दुनिया नहीं चलती है। दुनिया तो जैसे चल रही है वैसे ही चलती है। वो परमात्मा ने जो उसके नियम बनाए हैं उसी के हिसाब से चलेगी। आप उस पर विश्वास करो या ना करो। तो ये ऐसे डायलॉग आपको खुद के लिए ही बड़े हार्मफुल होते हैं, समझने की ज़रूरत होती है। तो अब मैंने आपको इस कुछ समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ नहीं है, पर थोड़ा सा इशारा मैं बीच बीच में हर फील्ड में करता हूँ, हर वीडियो में करता हूँ। तो अब मैं आपको ये समझाऊंगा। पहले तो ये लिख के बताऊंगा कि मैंने कौन से रूब्रिक इस रोगी के लिए लिए। तो मैं यहाँ पर आपको अभी रूब्रिक्स पढ़ रहा हूँ। अफेक्टेशन, एंग्जाइटी, बेड, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड, कंप्लेनिंग, इंजरी ऑफ सपोज्ड, delusion, injury, injured is being, fear, betrayed of being, fear animals of devoured him or her, fear everything constant of, groping as if in the dark, business talks of। ये कुछ रूब्रिक मैंने लिए थे, परंतु इसमें से जो मेन रूब्रिक हैं, जिनके बेस पे, क्योंकि जब आप देख रहे हैं मैं टेलीफोन पे बात कर रहा हूँ, उसको दवाई बता रहा हूँ, तो जाहिर बात है कि मैं रिपर्टरी खोल के ये एनालाइज नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ मेरा अपना नॉलेज है, दिमाग में चलता है, जो डीप अंडरस्टैंडिंग है इन मेडिसिन्स की, उसके अकॉर्डिंगली मैं डिसाइड कर लेता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंगली जो मैंने रूब्रिक लिए थे, बेसिक इसमें क्या था, फियर, बिट्रेड ऑफ बीइंग एंड बिजनेस टॉक्ड ऑफ। ये दो रूब्रिक के बेस पे ही इसकी दवाई बन गई थी, और तभी इतनी जल्दी सिलेक्शन हो चुका था और प्रिस्क्रिप्शन दे दिया था। तो अभी हम इन रूब्रिक्स को समझने की कोशिश करेंगे आगे कि भाई ये आखिर हमने क्यों लिए थे। तो पहला रूब्रिक है अफेक्टेशन। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति है, जैसा उसकी स्थिति है, जैसा स्वभाव है, जैसे हालात हैं, वो उससे बेटर दिखाने की कोशिश करता है। मतलब एक्चुअल में जो वो है, वो एक किस्म का झूठा दिखावा करता है कि मैं ऐसे नहीं हूँ। जैसे कि मान लो आपको दर्द है, दर्द बहुत महसूस हो रहा है, लेकिन अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तो आप इस ढंग से चलेंगे कि आपको जैसे दर्द हो ही नहीं रहा, क्योंकि नहीं तो लोग देखेंगे। अगर कोई आपसे पूछेगा भैया दर्द बहुत है, अरे नहीं कहाँ दर्द यार, इसमें क्या दर्द है, ये तो ऐसे ही होता है, थोड़ा है यार, हो जाएगा, इसमें ऐसे घबराने लगा तो क्या बात है। असलियत में वो घबरा भी रहा है, तकलीफ हो रहा है, तभी तो सामने वाले ने पूछा कि दर्द कितना ज़्यादा है, पर वो ऐसा शो कर रहा है कि वो इस दर्द से उसकी सहनशीलता बहुत ज़्यादा ऊंची है।
तो ये होगा नहीं। अब यहाँ क्या था, यहाँ इसको होम्योपैथी पे विश्वास होता नहीं था, तभी तो इसने आज तक दवाई नहीं ली, जबकि इसके अपने कितने ही रिलेटिव्स हैं, इसकी अपनी पत्नी है और भी बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जिनका मेरे इलाज से आराम आया है, बहुत जल्दी आया, इंस्टेंटेनियसली, जैसे इसको आज आ गया है। पर इसको कभी भी ये विश्वास नहीं होता था। तो आज भी इसने यही कहा कि भाई मेरी पत्नी ने कहा कि आप मेरे को हमेशा बोलते रहते हो, तो आप जब इतने दिन से परेशान हो रहे हो तो आप खुद उनसे क्यों नहीं बात करते हो। तो मतलब इसको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है होम्योपैथी की या आपकी, मैं तो एलोपैथिक ले ही रहा हूँ, उस पर डिपेंड हूँ मैं, आपकी कोई खास ज़रूरत मुझको है नहीं। तो ये एक अफेक्टेशन है, जबकि इसको नीड है, बहुत ज़्यादा नीड थी, तभी तो इसने एलोपैथ के कहने के बावजूद वो कफ सिरप नहीं लिया और तलाश में था कि मुझको क्या करना है। तभी तो ये घबराया हुआ था कि ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है, अब मैं इतने दिन से छुट्टी लेके बैठा हूँ और ज़्यादा छुट्टी नहीं ले रहा, रिलीफ आ नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ क्या करूँ, मान लो इसको समझ ही नहीं आ रहा है, रास्ता नहीं दिख रहा है इसको। तो ये अफेक्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था इसके अंदर। दूसरा जो रूब्रिक मैंने लिया था, एंग्जाइटी बैड ड्राइविंग आउट ऑफ बेड। इसका मतलब होता है कि एक चिंता है, उसको चिंता किस लिए होती है कि किसी ना किसी खराबी की होती है। तो इसका रूब्रिक का हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो मतलब निकलता है कि इंसान को इतनी चिंता है कि वो चिंता के कारण वो इधर उधर भागा भागा फिर रहा है। यानी बैड यानी जो शांति से पहले बैठा हुआ था, अब चिंता ने उसको कुछ एक्टिविटी करने के लिए, कुछ रास्ता खोजने के लिए मजबूर कर दिया है। ड्राइविंग माने यानी अब एंग्जाइटी उसको ड्राइव कर रही है। जैसे आप कार को ड्राइव करते हैं तो कार की मर्जी नहीं होती है, वो आपकी मर्जी से चलती है वो। इसी तरह जब एंग्जाइटी आपको ड्राइव कर रही है तो एंग्जाइटी के हिसाब से आप चल रहे हो, नहीं तो आपका मन तो बैठने का है, आपका मन है नहीं होम्योपैथिक दवाई लेने का, या और भी ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो इसने जो आराम से चला आ रहा था 9-10 दिन से ये खांसी में, तो अब जो इसको चिंता लगी, एक डर और चिंता दोनों मिले हुए हैं इसमें कि मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा, मेरी तो हालत है नहीं। अब इसको लगा कि मुझको कुछ चाहिए जो मुझे तुरंत ठीक कर दे। यानी एक मजबूर हो गया, उस जो 10 दिन से आराम आराम से सह रहा था का मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे उसको कोई खास समस्या नहीं है, तो वो उसके लिए बेड की स्थिति थी कि जैसे बिस्तर में मज़े में पड़े होते हैं, मस्ती में, कोई ज़्यादा चिंता फिक्र नहीं होती। तो ऐसे ही उस बीमारी को बेड था, अब उसमें से निकला है डर के मजे से। तो इसको कहते हैं एंग्जाइटी ड्राइविंग आउट ऑफ बेड। एक और रूब्रिक हमने लिया है, कंप्लेनिंग इंजरी ऑफ सपोज्ड इंजरी। इसका मतलब होता है कि वो शिकायत करता है। किस चीज़ की शिकायत करता है? ऐसी चीज़ की कि भाई उसको ऐसे लगता है कि उसका नुकसान हो गया है और उसकी वो शिकायत कर रहा है। अब सपोज्ड है, सपोज्ड माने ऐसा उसको एहसास हो रहा है, लग रहा है, तो एक्चुअल भी हुआ होगा, पर एक्चुअल होने के बावजूद भी अगर वो फैसला करता है कि उस वजह से ये सब हो रहा है, तो और उसके मन में एक वो बनी हुई है शंका कि यार उसने गड़बड़ कर दी है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कंप्लेनिंग ऑफ सपोज्ड इंजरी। अब ये कैसे हमने लिया था इसको कि जब ये कहते, मैंने इससे पूछा भाई क्या वहाँ पर मौसम बहुत ठंडा है, तो उसने कहा नहीं नहीं इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, पर जब हम वहाँ घूमने गए थे बाहर तो वहाँ मैंने आइसक्रीम खा ली थी, तो कुछ ठंडा था, पर उस आइसक्रीम की वजह से मुझको ये हुआ है। और सब लोग वहाँ आइसक्रीम खा रहे होते हैं, पत्नी ने भी खाई है, तो किसी को कुछ हुआ नहीं है। तो इसका मतलब है कि आइसक्रीम इसकी इंजरी की वजह नहीं है, इसकी खांसी की वजह नहीं है। इसका अपना जो इंटरनल सिस्टम है, जिसको आप लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, वो बहुत कम है। इस कारण से आइसक्रीम ने इसको नुकसान पहुंचाया है, एक्चुअल भी पहुंचाया है, पर एक्चुअल के बावजूद भी हम इसको डेल्यूजन ही लेंगे। उसके कंप्लेन कर रहा है कि क्योंकि ये सब लोग तो हो भी जाता है तो नहीं करते हैं, कहते यार कोई कहता है मेरी गलती होगी मैंने आइसक्रीम खा ली,
तो ऐसा नहीं है कि हर इंसान ही कंप्लेनिंग के मोड में जाएगा, तो सबकी भाषा अलग होती है, सबकी फीलिंग एक ही रिएक्शन में अलग होती है। तो यहाँ कंप्लेनिंग वाला एटीट्यूड था। तो एक और रूब्रिक हमने लिया था, डेल्यूजन, इंजरी, इंजर्ड इज बीइंग। तो इसका क्या मतलब होता है? इंजरी जैसे होती है, एक तो होता है डंडा मारो, आपको हाथ में चोट लग गई, शरीर पे चोट लग गई, तो उसको हम कहते हैं हार्ट हो गया। एक होता है कि ब्लेड से कट गया, चक्कू से कट गया, खून निकल आया, सिर फट गया, तो ये इंजरीज होती है। तो इंजरी एक ब्रीच है, दरार है, एक गैप है, कंटिन्यूटी खत्म होती है। तो अब क्या हुआ इसको कि जो इसकी आइसक्रीम खाने से पहले अच्छी स्थिति थी, एक स्मूथ लाइफ चल रही थी, हेल्थ चल रही थी, तो अब उसमें खांसी आने से वो सारी हेल्थ अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। तो इसको कहते हैं इंजरी, इसलिए हमने ये रूब्रिक लिया है, इंजर्ड बीइंग। एक और रूब्रिक हमने लिया है, फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग। इसका मतलब होता है कि उसको डर होता है कि कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए। अब आप अगर देखें कि धोखा जब आपको वो दिया जाएगा, कोई भी व्यक्ति जब आपको धोखा देगा या हालात धोखा देंगे आपको, तो धोखे के बाद आपका नुकसान होना निश्चित होता है। तभी तो आदमी धोखे से घबराता है। अगर इंसान का नुकसान ना हो तो फिर धोखा हो जाए या कुछ भी हो जाए तो उसको क्या फर्क पड़ने वाला है। तो अब यहाँ क्या है धोखा? इसको ये लग रहा है कि अब मेरी हेल्थ तो उतनी अच्छी है नहीं, खराब है, हालात सुधर नहीं रहे हैं, ऑफिस जाने की स्थिति में ये है नहीं, उतनी सेहत नहीं अलाउ कर रही है। तो इसलिए जब सोमवार को जाना जरूरी है क्योंकि काम बहुत सारा पेंडिंग है, छुट्टियां खत्म हो गई हैं, आगे छुट्टी एक्सटेंड नहीं कर सकता, तो अगर नहीं गया तो क्या होगा? यानी क्या होगा का मतलब ऐसी चिंता नहीं है कि कोई प्रमोशन मिल जाएगी उसको। क्या होगा का मतलब है कि कहीं वहाँ पर ऑफिस में डेफिनेटली कुछ नेगेटिव चीज़ें होंगी, कोई इसको रिमार्क मिल जाएगा या कुछ और कुछ होगा, यानी नुकसान डेफिनेट होगा। तो ये उस चीज़ से ये घबराया हुआ है, इसीलिए मेरी दवाई लेने के लिए पत्नी के कहने पर तैयार हो गया। यानी इस बिट्रेड की फीलिंग ने इसको तैयार किया है, इससे एंग्जाइटी हुई और तभी उसने बिस्तर छोड़ा और मेरे से ये बात करने के लिए तैयार हुआ। नहीं तो पहले कहाँ था, पहले तो ये मस्ती में था कि चलो हो गया तो हो गया। एक और हमने रूब्रिक लिया था, फियर एवरीथिंग कांस्टेंट ऑफ। इसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है कि ऐसी हर चीज़ जो बिल्कुल निश्चित रूप से निश्चित हो गई है, यानी उसमें कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, कांस्टेंट है, स्थिर है, उस हर चीज़ से इसको घबराहट होती है, डर लगता है। अब एक चीज़ है, मान लो खांसी आई आके चली गई तो कोई समस्या नहीं, उसका कोई साइन सिम्टम रहा नहीं तो चली गई, बात खत्म हो गई। पर अब या एक स्थिति है, खांसी है, तो या तो वो धीरे धीरे घट रही है तो चलो घट जाएगी आगे भी। परंतु अगर खांसी, बीमारी, बुखार, शुखार, कोई भी हालात जो नुकसान पहुंचा रहे हैं या जिनके के द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने की संभावना है, अगर उनमें बदलाव ही नहीं हो रहा है तो जाहिर बात है कि पेशेंट को, इंसान को घबराहट होगी कि अरे ये तो 10 दिन से खांसी टिकी हुई है, ये तो कल को टीबी ना बन जाए। मतलब कुछ जो भी उसकी रिएक्शन हो सकती है वो उसके लिए हो रही है कि वो उसमें स्थिति में, खराब स्थिति में कोई बदलाव, यानी अच्छाई की तरफ बदलाव नहीं आ रहा है, इसलिए ये परेशान हो रहा है। तो यही इसका मेन सिम्टम था, इसी कारण से बिट्रेड था ये। एक और रूब्रिक हमने लिया था, ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क। इसका मतलब होता है कि ऐसे टटोल रहा है जैसे तो वो अंधकार में है। तो अंधकार में टटोलते क्यों हैं? क्योंकि हमको दिखता नहीं है। यानी हम, इसका मतलब है टटोलते तभी हैं जब हमें किसी चीज़ की तलाश होती है। मान लो लाइट चली गई है या एक आदमी ब्लाइंड है, उसको दिख नहीं रहा, तो धीरे धीरे छड़ी के साथ या हाथ के साथ टटोलता टटोलता अपनी वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। और बिल्कुल डायरेक्ट नहीं पहुंचता है तो कुछ ना कुछ, कभी इधर अटकता है तो कभी उधर अटकता है। तो जैसे आँख वाला जा सकता है ऐसे वो नहीं जाता है, चला जाता है पर उस सुविधापूर्ण ढंग से नहीं जाता है। और कितनी बार वो डेस्टिनेशन तक नहीं भी पहुंच सकता, ये भी संभावना है बहुत सारी। तो यहाँ ग्रुपिंग डार्क में क्या था
कि उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। एलोपैथी उसको मालूम थी, सिर्फ एक ही तो रास्ता मालूम था कि एलोपैथी खाओ तो ठीक हो जाए, उससे ठीक नहीं हो रहा। अब डॉक्टर कह रहा है कि अभी और खाओ, यही खाओ, अबे आराम भी नहीं आ रहा और यही भी खाओ, तो एक रास्ता उसको नहीं, उसको लगा कि ये इलाज ठीक नहीं है। तो फिर वो कुछ ऐसे इलाज की तलाश में है कि जो उसको तुरंत ठीक करके सोमवार को ऑफिस भेज दे। अब पर ये क्या है ये उसको मालूम नहीं है। तो तभी पत्नी ने उसको बताया कि भाई डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता से आप फ़ोन करो, क्योंकि जब आप कहते हो कि आप देखते हो कि मेरे को हमेशा आराम आता है उनकी दवाई से एक तुरंत ही, तो एक रास्ता उसको मिला। तो रास्ते की तलाश में था इसलिए टटोल रहा था, दिख कुछ रहा नहीं था कहाँ से हो। तो पत्नी ने उसको दिखाया भी जैसे ये रास्ता है डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता की दवाई। जैसे एक अंधा होता है वो इधर उधर टकरा रहा होता है, तो हम उसको हाथ पकड़ के उसके गंतव्य तक पहुंचा देते हैं, उसको समझा देते हैं भाई इधर से है उधर से है, तो सहारा दे देते हैं उसको। तो इसी तरह ये सहारा इसको मिला इसकी पत्नी से। एक और हमने रूब्रिक लिया था, बिजनेस टॉक्स ऑफ। तो बिजनेस जो होता है वो व्यापार ही नहीं होता, आपके कंसर्न जो काम होता है, जैसे कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, तो वहाँ कोई व्यापारी थोड़ी होता है कोई बंदा, उससे कहते हैं भाई तू अपने काम से काम रख, तो मेरे पीछे में पैर क्यों अड़ा रहा है। तो इसका बिजनेस क्या है, इसका काम है, इसका जॉब, जो ये कि ये सोमवार को जाना चाहता है जा नहीं पाएगा, ये इसको दिख रहा है। तो अब इसके दिमाग में बीमारी के साथ साथ अपने काम का अटका हुआ है। उससे पहले इसके काम की बात दिमाग में इसके नहीं थी, क्योंकि छुट्टियां होंगी, बीमारी भी हो सकता है, इसको था कि रिलीफ आ जाएगा, पर नहीं आ रहा। तो तब इसको लगा कि अब क्या होगा, अब तो मैं मंडे को नहीं जा पाऊंगा। तो अब इसके दिमाग पे बिजनेस यानी अपना काम धंधा हावी हो गया, इसलिए इसको जरूरत पड़ गई कि अरे क्या होगा। इसलिए इसने अपनी जो कंफर्टेबल स्थिति थी, जो मरीज जो भी एलोपैथिक दवाई खा के आराम से पड़ा था, कोई चिंता फिक्र नहीं थी, तो अब उस चिंता ने जन्म लिया, जिसकी वजह से ये अब उस आराम वाली स्थिति को छोड़ के भागा और इसने फिर ग्रुपिंग तलाश शुरू करी, जो उसको समझ नहीं आ रही थी कहाँ तलाश है, कहाँ मिलेगा सोल्यूशन जो मुझको सही दे। पत्नी ने रास्ता दिखाया, तो फिर इसको मेरे पास इसने फ़ोन किया और ठीक हुआ। तो ये इसका बिजनेस की वजह से भी इसको संबंध हुआ। तो ये जो हायोसाइमस है, तो इसका थोड़ा सा अगर हम समझे, तो आपने अगर इसका टोटल बिहेवियर पैटर्न इस रोगी का देखा है, तो आप एक चीज देख रहे हैं कि इसको खांसी है, अपने घर छुट्टी लेके बैठा हुआ है, तो इसको बहुत ज़्यादा परवाह नहीं है, क्योंकि एलोपैथिक ले रहा है तो एक किस्म से हाई स्पिरिटेड भी है, और उसके लिए कोई खास टेस्ट वेस्ट भी नहीं करा रहा कि शंस लाइट है, कोई पर जरूरत भी नहीं है। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो इसके मन में घबराहट पैदा होना शुरू होती है, अरे ये तो ठीक नहीं हो रहा, ये तो गड़बड़ कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई हालात हो, चाहे कोई इंसान हो। और जब ये डर जन्म लेता है, तो ये डर दूसरों को नहीं दिखाना चाहता ये, क्योंकि वो पता नहीं कैसी सलाह देंगे, वो क्या इंप्रेशन लगाएंगे इसको, तो इसलिए अफेक्टेशन करता है। और ये इतना अफेक्टेशन करता है कि इसमें एक रूब्रिक है, जेस्चर्स लाइक एन एक्टर। जैसे एक्टर होता है, मान लो कोई फिल्म एक्टर है, एक ए नाम का एक्टर है, पर वो कभी शिवाजी महाराज बन सकता है, कभी डकैत बन सकता है, कभी जोकर बन सकता है, कभी कुछ और बन सकता है। और जब वो वैसा बिहेव कर रहा होता है, एक्टिंग कर रहा होता है, तो उसमें हम उसका नाम नहीं, उस कलाकार, उस कैरेक्टर को देखते हैं। यानी फिर वो अगर डकैत का रोल कर रहा है तो फिर डकैत जैसा ही बर्ताव करता है वो। तो आपको सारी जेस्चर्स डकैत वाले मिलते हैं। तो अब यहाँ पर सारे एक्टर कैसे मिलेंगे, तो वो अगर आपको डर नहीं दिखाना चाहता अपना, तो वो इतना एक्सपर्ट होता है अपने आप को मैनिपुलेट करने में, एक्टिंग करने में, कि आपको लगेगा नहीं कि ये डरा हुआ है। तो इसके पीछे वजह क्या, आखिर क्या जरूरत पड़ रही है उसको ऐसे एक्टिंग करने की? इसके पीछे सिर्फ एक तो यही है कि वो अपने आप को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहता, नहीं तो लोग फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि इसमें एक रूब्रिक भी है कि डेल्यूजन ही इज़ बीइंग सोल्ड, फियर रन चेजिंग द पीकॉक्स, ऐसे बहुत सारे रूब्रिक हैं जो इसको डर को दिखाते हैं। और डर से तो सामने वाले फ़ायदा उठा ही लेते हैं।
उस पे आप पे हावी हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी वजह हैं तो जो इसको अपने डर को बाहर दिखाने में रोकते हैं और फिर उसके लिए एक्टिंग जैसी चीज़ करता है। दूसरा, इसको एक्टिंग की क्या ज़रूरत पड़ती है कि आप डॉक्टर से ये इलाज कराने आया है, अगर इसको लगता है कि फ्रेंडली होना ज़रूरी है डॉक्टर के साथ तब ये अच्छे से इलाज करेगा, या कम पैसा देना चाहता है तो फिर डॉक्टर से वैसे करेगा बर्ताव कि जिससे फ्रेंडली हो जाए तो कम पैसा दूं, या जिससे लगे कि मैं गरीब आदमी हूँ कम पैसा ले ले। मतलब इसका जो मोटो होता है उसके लिए एक्टिंग करता है। तो यहाँ इसका मोटो तो ऐसा इस केस में तो नहीं है, पर मैं आपको जनरल हाईएसएमएस की पिक्चर समझा रहा हूँ। तो ऐसे हम देखते हैं कि एक रूब्रिक दूसरे रूब्रिक से जुड़ा होता है। ऐसा नहीं होता कि एक मेडिसिन में 100 रूब्रिक हैं तो 100 सब अलग अलग हैं, टुकड़े हैं, कि कोई पेच है तो कहीं पेचकस है तो कहीं कील है तो कहीं स्प्रिंग है। ऐसे नहीं है, अलग अलग पड़े हुए नहीं है, ये सब एक दूसरे से फिट होते हैं। यानी एक तरह का बिहेवियर ही दूसरे बिहेवियर को जन्म देता है। तो ये पूरी मेडिसिन एक छोटी सी एक कैरेक्टर के रूप में उभर के आती है जिसको आपको समझना होता है, फिर आप आसानी से दवाई का सलवार कर सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हाईएसएमएस को अभी तक आपने इस एंगल से नहीं समझी होगी, क्योंकि हमारी जो बुक्स हैं उनमें ये सब एंगल दिए नहीं होते हैं। कुछ रिपर्टरी में रूब्रिक जरूर दिए होते हैं, तो हम उन्हीं को सूक्ष्मता के लेवल पे जाके मरीजों में जब हम लगाते हैं उसको, फिर ये पिक्चर बनाई जाती है। ये ऐसा नहीं है कि थियोरटिकल पार्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल है जो मरीजों से सीखा जाता है। पर उससे पहले, मरीज पे लगाने से पहले पूरी रिपर्टरी, मेटेरिया मेडिकाज वगैरह, सोर्स, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, एक दूसरे से लिंक करना होता है। ये एक लंबी और बड़ी थकाऊ प्रक्रिया होती है मेडिसिन को समझना। तो इसको इतनी आसानी से वीडियोस बना के गहराई तक नहीं समझाया जा सकता। इसमें आपको खुद को इन वीडियोस को बार बार 100 बार आप सुनोगे और समझने की भावना से सुनोगे। ये नहीं सोचोगे कि भाई ये क्या कह रहे हैं, ऐसे तो होता नहीं है, ये तो बकवास कर रहे हैं, तो फिर मेरे को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। आप कमेंट करो, अपना नुकसान करो। इसमें एक वर्ड भी ऐसा नहीं होता है जो बकवास होता है। आपको उसको समझने का प्रयास करना होता है, वो आपको आ नहीं रहा है इसलिए बकवास लग रहा है वो। तो इसके अपने जो अहम है इसको एक तरफ रखो और मेरी बात को गहराई तक समझने की कोशिश करो नम्रतापूर्वक। तो ये हमारा जो होम्योपैथी का सिस्टम है तो आपको समझ आएगा, वरना नहीं समझ आएगा। क्योंकि ये अब मेरे वीडियो जनता देखती है, जैसे मुझको पता लगता है बीच बीच में बहुत सारी जनता भी देखती है, तो वो इसको समझने की कोशिश भी करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझको फ़ोन करके बताया है कि वो अब खुद अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दिया। प्रैक्टिस का मतलब है कि घरों में, अपने परिवार में, इधर उधर बड़े अच्छे ढंग से वो दवाई का सिलेक्शन कर लेते हैं। बहुत से होम्योपैथ थे जो जर्नल प्रैक्टिशन मतलब एलोपैथिक प्रैक्टिस करते थे या मिक्सोपैथी करते थे, एक एक साथ में 10-10 दवाइयाँ होम्योपैथी की दे देते थे। उनके भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि अब हमने ये सिंगल रेमेडी का सिलेक्शन करके मरीजों को ठीक करना शुरू कर दिया है और हमारे रिजल्ट पहले से बहुत अच्छे हैं। तो इस भावना से इन वीडियोस को देखें कि आपको सीखना है, ये एक भावना ज़रूरी है, तब इन वीडियो से फ़ायदा होगा। वरना तो ये एक कहानी की तरह है, जैसे और यूट्यूब पे हज़ारों किस्म के वीडियो हैं, ऐसे ये भी उसी कूड़े में शामिल हो जाएगा नहीं तो आपके लिए। तो आपकी अपनी चॉइस है। बहुत बहुत धन्यवाद।